हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं, उन सभी का बेस्ट सिलेबस एवं उनके सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाता हूं। तो जैसा कि हमारी 31 अगस्त से जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए भी मैंने ये प्रैक्टिस सेट उसके नए सिलेबस अनुसार ये तैयार किए हैं। जैसा कि हम पिछले सिलेबस में जो पात्रता परीक्षा हुई थी, उसमें हमने देखा था कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 भाषाएँ आती थी, जिसमें हमें एक भाषा चुननी पड़ती थी। लेकिन जो ये 2025 में हमारी चयन परीक्षा होने वाली है, इन्होंने ये सिलेबस बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले हम कुछ इस नए 2025 के सिलेबस पे नज़र डालते हैं, फिर उसके बाद हम अपना ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा नया सिलेबस है 2025 का वर्ग 3 की चयन परीक्षा का, तो उसमें 15 क्वेश्चन तो आएँगे हिंदी के, 30 क्वेश्चन आएँगे विज्ञान के। अब विज्ञान के 30 क्वेश्चन क्यों आएँगे? क्योंकि विज्ञान के 30 क्वेश्चन इसमें इसलिए आएँगे क्योंकि जो हमारी अभी वर्ग 3 की चयन परीक्षा आया है, इसके नोटिफ़िकेशन में स्पष्टली लिखा गया है कि विज्ञान के लिए अलग जगह इसमें दी गई हैं। इसलिए इसमें विज्ञान 30 नंबर की आएगी। इसके बाद में अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएँगे, गणित के 20 क्वेश्चन आएँगे और सामाजिक के 20 क्वेश्चन आएँगे। इस प्रकार से हमारा 15, 30, 15, 20, 20 ये सभी पाँचों सब्जेक्ट के क्वेश्चन जोड़ के 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का हमारा एग्ज़ाम्स होगा। चलिए, अब आगे हम देखते हैं, जैसा कि हमारी वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है उसकी जो तिथि है वह है 31 अगस्त और दिन रविवार से। तो अगर हम आज की डेट से देखें तो मात्र हमारे पास 30 दिन बचे हुए हैं। अगर हम इस 30 दिन में चाहें तो बेस्ट सिलेबस तो हम इसका कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अगर मेरी सलाह मानें तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर ये जो नया सिलेबस है, इसी अनुसार आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन आने हैं, उसी अनुसार सभी के क्वेश्चन लेके एक-एक किताबों से छाँट के आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊँगा। जैसा कि आप चाहें कि बेहतर सिलेबस पढ़ लें, तो आपका समय भी खराब होगा, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि मैं लगातार हमारे पास जैसे कि आज की तारीख से मात्र 30 दिन बचे हैं, तो प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊँगा। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि समय की कीमत को देखते हुए हमारे पास इतना समय नहीं है। अगर आप सर्च करेंगे आरएम एजुकेशन तो मेरे चैनल पर ये वाली मेरी फ़ोटो आएगी, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं बचा है। और अगर कोई आपके फैमिली या रिलेटिव में भी वर्ग 3 की अगर ये चयन परीक्षा का फॉर्म भरा है, तो उनके पास भी इन प्रैक्टिस सेटों को शेयर कर दें, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार ये प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपको 15 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन विज्ञान के मिलेंगे और 15 क्वेश्चन अंग्रेजी के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन गणित के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के मिलेंगे। जिस प्रकार से हमारा नया सिलेबस है, उसी अनुसार से ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट एक विषय पर का प्रैक्टिस सेट बनाऊँ, तो आप हमें मुझे कमेंट्स करके बता दें, तो मैं उस पर जैसे कि आप विज्ञान बताएँगे तो मैं उसमें केवल विज्ञान के ही क्वेश्चन रखूँगा, 50-100 जितने क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस सेट माँगे मैं उसका बना दूँगा। आप लोगों को इन प्रैक्टिस सेटों के अलावा कहीं भी किसी अन्य प्रैक्टिस सेट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट डाल दी। मैं आपको जिस प्रकार से हमारा एग्ज़ाम्स होगा उसी प्रकार से ही मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो आप लोगों को इसी एक प्रैक्टिस सेट में सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जितने ऐसा लगेगा आपको जैसे हम एग्जाम्स हॉल में ही बैठे हैं। तो चलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आज हम प्रैक्टिस सेट पहला स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हिंदी को लिया है, जिसके जैसा कि हमने नए सिलेबस में देखा कि हिंदी हमारी 15 नंबर की आएगी और साथ में आपको ये भी बेनिफिट है कि इसमें इसमें आपके एक एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, क्योंकि मैंने इसमें चारों जो ऑप्शन हैं उनको भी डिटेल में दे रखा है, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो चलिए हम सबसे पहला हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ण दंत नहीं है। तो जैसा कि हम यहाँ पर आंसर देखें, तो आंसर होगा हमारा सही डी, यानी कि डी, या वर्ण दंत नहीं है। अब कुछ हम इसके बारे में विश्लेषण भी करते हैं। या तालव्य व्यंजन है, यानी कि यह दंत वर्ण नहीं है, यह तालव्य वर्ण है। जैसा कि ता, वा, दा दंत वर्ण हैं।
दंत वर्ण है, लेकिन ये या तालव्य वर्ण है, जबकि ला, जबकि अगर हम देखें तो ला, ला वत्स अर्थात दंत मसूड़ा, दंत मूल से व्यंजन है, जो हमारा ला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, कठिन है। तो इसमें रेखांकित शब्द को संज्ञा ज्ञात करनी है कि उसमें कौन सी संज्ञा है। जैसा कि यहाँ पर ये शब्द दिया गया है, वाक्य दिया गया है, ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, सही, यानी कि इसमें भाववाचक संज्ञा है। अब हम इसका कुछ विश्लेषण करते हैं। तो दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी कि अगर हम वचन की दृष्टि से देखें तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो लता, लताएं, घोड़ा, घोड़े, सी किताब, किताबें, डी सखी, सखियां। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, सखी, यानी कि सखियां। यह जोड़ा वचन की हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अब हमको इसका विश्लेषण भी करते हैं। सखी एकारांत शब्द है, यानी कि जो सखी है वह एक वचन शब्द है, जिसमें जिसमें या लगाने से बहुवचन, या लगाने से बहुवचन बनता है। इसका शुद्ध रूप है सखी और सखियाँ, यानी कि ये सखियाँ ही गलत लिखा हुआ है। तो सखी, सखियाँ, अन्य शब्द नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ, बाकी हमारे सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन दोस्तों मैं इसमें आपके एक क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शन को विश्लेषण करके बताता हूं, तो वीडियो लंबी जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो लंबी लग रही है तो आप कमेंट्स करके बता दें। इसमें मुझे कोई नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ही को घाटा है। मैं विश्लेषण करके बताता हूं, तो आपको चार क्वेश्चन की एक क्वेश्चन की जगह आपके चार ऑप्शन होंगे, तो चार चार क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे उसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, यानी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके तीन भेद होते हैं। पहला पहला होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम, और तीसरा होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। अतः हमारा ऑप्शन बी सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्रा प्रा विशेषण है। यानी कि उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्रा विशेषण है। तो इसमें इसमें उर्वशी, उर्वशी प्रा विशेषण शब्द है, प्रा विशेषण शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, उर्वशी। सॉरी सॉरी, इसका में आंसर सही होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसा कि हम आंसर का विश्लेषण करें तो उर्वशी अत्यंत सुंदर है, दिए गए वाक्य में अत्यंत शब्द प्राविशेषण है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा ऑप्शन भी गलत टाइप हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों पहले एक-एक किताब से क्वेश्चनों को छाँटो, उसके बाद में कंप्यूटर टाइपिंग करो, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपका आंसर है, आपको तो ये याद रखना है कि अत्यंत आपका सही है। कभी भी आप क्वेश्चनों को याद रखें तो ऑप्शन से कभी भी किसी क्वेश्चन को याद ना रखें। आपको तो ये शब्द और वाक्य देखने हैं कि किसी क्वेश्चन का क्या आंसर था। जैसे यहाँ पर है उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द प्रविशेषण है। तो इसमें आपको अत्यंत याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में हो सकता है आपका ये अत्यंत किसी और ऑप्शन पे दिया हो। तो आपको हमेशा शब्द याद रखने हैं, ना कि ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। निम्न में कौन सा शब्द देशज है। यानी कि इन इन शब्दों में से कौन सा शब्द देशज है। तो इसमें इसमें जो ऑप्शन बी है तेंदुआ, यह देशज
यह देशज शब्द है। चलिए अब आंसर का कुछ विश्लेषण करते हैं। जैसे तेंदुआ शब्द देशज है। अब अफसोस और अदा यह शब्द फारसी है। तो आप लोगों को ये एक क्वेश्चन बराबर एक बेनिफिट और मिल गया, क्योंकि अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अफसोस या अदा कौन सा शब्द है, तो आप लोग लगा देंगे फारसी शब्द है। तथा अपील अंग्रेजी शब्द है। चलिए अब अगले क्वेश्चन से पहले हम कुछ निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से 11 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। पहले हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर इसी के अनुसार जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हमें आंसर देना है। तो चलिए पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए तरबूज दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चुअन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पहुंचते पहुंचते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और और भी क्या था, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फबक फबक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली। हाय रे पत्थर पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से न आंसू न रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोग के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7वां का हम इसी काव्यांश को पढ़कर हम आंसर देते हैं। बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए क्यों जाना पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। तो अब इसका कुछ विश्लेषण देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार बुखार तपती बहू का इलाज कराने के लिए बुढ़िया को खरबूजे बेचने जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, गद्यांश के अनुसार बुढ़िया के चरित्र के लिए शब्दों के माध्यम से रेखांकित किया जा सकता है। तो उसके लिए रेखांकित किया जा सकता है संवेदनशील, व्यावहारिक। चलिए अब इसके कुछ आंसर का भी विश्लेषण करते हैं। दिए गए गद्यांश के अनुसार बुढ़िया का चरित्र संवेदनशील एवं व्यावहारिक प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन 9वां, हाय रे पत्थर दिल में अव्यय है। तो इसमें हाय रे पत्थर दिल में अव्यय है शोक बोधक। शोक बोधक। अब इसका कुछ विश्लेषण करते हैं आंसर का। उपयुक्त गद्यांश में शोक बोधक विस्मयादि बोधक चिन्ह का अर्थ होता है। शोकाकुल हाय रे पत्थर दिल। दूसरा है तिरस्कार बोधक। तो तिरस्कार के लिए हम छी करते हैं, यानी छी दूर रहना। आश्चर्य बोधक के लिए भी हम हाय हाय क्या हुआ का प्रयोग करते हैं। ये हमारा विस्मय बोधक का चिन्ह है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुख का संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद है संधि विच्छेद है दू दू प्लस खा। यहाँ पर शायद और ऑप्शन दिए। अब कुछ इसका उत्तर का विश्लेषण भी करते हैं। दिए गए गद्यांश के अनुसार दू प्लस खा दुख का संधि विच्छेद है। यहाँ मेरे हिसाब से ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। चलिए कोई नहीं, इसका जो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह शायद बी आंसर पर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मिस्टेक टाइपिंग में हो जाती है दोस्तों, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ।
तो इसका ये राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुह प्लस खा। दुख का सही संधि विच्छेद होगा दु प्लस खा। क्वेश्चन नंबर 11, बेटे का पर्यायवाची नहीं है, तो बेटे को पुत्र भी कहते हैं, तनय भी कहते हैं, सुत भी कहते हैं, लेकिन दारा पुत्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दारा। अब इसके आंसर का भी विश्लेषण करते हैं। दिए गए गद्यांश के अनुसार दारा शब्द बेटे का पर्यायवाची नहीं है, बाकी बेटे के पर्यायवाची पुत्र, तनय, सुत आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। तो इसमें जो वाक्य का भेद होगा वह होगा डी, यानी कि इसमें मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन डी मिश्रित वाक्य। चलिए अब इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। उपरोक्त वाक्य मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ है, यह मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है, तो इसका जो 12वें क्वेश्चन का आंसर है वह होगा ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 13, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है पीछा ना छोड़ना, ऑप्शन बी पीछा ना छोड़ना। अब इसके आंसर का विश्लेषण करें तो जिस वाक्यांश का भावार्थ उसके शब्द से भिन्न हो उसे मुहावरा कहते हैं। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का भावार्थ है पीछा ना छोड़ना। अगला क्वेश्चन है 15, पंचवटी में कौन सा समास है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पंचवटी में होगा दिग्गु समास, ऑप्शन सी दिग्गु समास। अब इसका कुछ विश्लेषण करते हैं। पंचवटी शब्द में दिग्गु समास है। पंचवटी बराबर पांच बटों का समुदाय, जिस समास का प्रथम पद संख्या वाचक तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। यानी कि अगर आप कहीं भी एग्जाम्स देने जाएं या कहीं भी क्वेश्चन में अगर पहला पहला शब्द आपको उसमें संख्यावाचक जैसे पंचवटी, दशानन ये सभी हों तो उसमें दिग्गु समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि हिंदी का अंतिम प्रश्न 15वां, तामसिक का विलोम क्या होगा, तो यहाँ तामसिक का विलोम होगा सात्विक, ऑप्शन ए तामसिक का विलोम होगा सात्विक। अब इसके क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। तामसिक का विलोम सात्विक होगा, अन्य विकल्पों के विलोम शब्द हैं, तो अन्य जो ऑप्शन में है उनके विलोम शब्द हैं अभय, अभय का है भय, दृढ़ का है शिथिल और सामिस का है निरामिस। इस प्रकार से हमने एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जो पहला सब्जेक्ट था हिंदी जिसके 15 क्वेश्चन थे वह कंप्लीट किए। अब हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वह है विज्ञान जिसके हैं 30 क्वेश्चन। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं, यानी कि विज्ञान का पहला क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस सेट है उसका 16वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मोल एक व्युत्पन्न इकाई नहीं है, यह मूल इकाई है। जैसे कि हमारी 7 इकाई होती हैं तो उसमें से मोल मूल इकाई है, बाकी ये तीनों व्युत्पन्न इकाई हैं। चलिए अब आगे इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। मोल एक व्युत्पन्न इकाई नहीं है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। मोल 7 आधार इकाइयों में से एक है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। जो पदार्थ की मात्रा की इकाई है, जो पदार्थ की यानी कि अगर हमें किसी पदार्थ की मात्रा को साइंस में लेना है तो हम उसे मूल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। चलिए अब है जैसे कि मूल इकाइयों की यहाँ संख्या भी दी गई है। पहली है मूल इकाई द्रव्यमान, दूसरी है लंबाई, तीसरी है समय, चौथी है पदार्थ की मात्रा मोल, पांचवी है तापमान जिसे हम केल्विन में नापते हैं, छठवीं है विद्युत जिसे हम एम्पियर के रूप में नापते हैं और सातवीं है ज्योति तीव्रता जिसे कैंडेला के रूप में नापते हैं। और कुछ पूरक इकाई भी हैं। रेडियन कोण की एसआई इकाई है, रेडियन है जो वह कोण की एसआई इकाई है। ल्यूमेन दीप्त प्रवाह की इकाई है, यानी कि अगर कहीं पर दीप जल रहा है तो उसकी वह कितने दूर तक रोशनी करेगा, ये ल्यूमेन दीप्त प्रवाह की इकाई है। वे भौतिक राशियां जो एक अथवा अधिक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होती हैं ऐसी इकाइयों को व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यह भी उत्पन्न इकाई है, यानी कि कई कई इकाइयों से जोड़कर जो बनती हैं उन्हें भी उत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे मीटर, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन 17वां देखते हैं। कौन सा बल
कौन सा बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली वस्तु के बीच लगता है? तो वह है घर्षण बल। ऑप्शन डी घर्षण बल। चलिए अब इसके कुछ आंसर का भी विश्लेषण करते हैं। घर्षण बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली वस्तु के बीच लगता है। अगला क्वेश्चन है 18। एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिर जाते हैं जब सिस्टर बस चलना शुरू करती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या व्याख्या करता है? तो इस स्थिति की व्याख्या करता है ऑप्शन सी न्यूटन की गति का पहला नियम। ऑप्शन ऑप्शन सी न्यूटन की गति का पहला नियम। चलिए अब इसके आंसर का हम विश्लेषण करते हैं। जब एक बस अचानक चलती है तो यात्री के विराम के जड़त्व के कारण व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ओ गिर जाता है। यह इस तथ्य के कारण होता है कि अपने जड़त्व के कारण जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री अपनी विराम की स्थिति में रहते हैं। अतः यहाँ न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है। चलिए न्यूटन के दूसरा नियम। अब ये तो हो गया न्यूटन का प्रथम नियम। अब इसी जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो आंसर है उसी का विश्लेषण चल रहा है अभी। अब जो न्यूटन का ये तो पहला नियम कहता है, अब दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन के दूसरे नियम में कहा गया है कि शुद्ध बल द्वारा उत्पन्न किसी वस्तु का त्वरण सीधे शुद्ध बल के परिमाण के समानुपाती होता है। शुद्ध बल के समान दिशा में और वस्तु के द्रव्यमान द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक पृथक प्रणाली में दो से अधिक पिंड एक दूसरे पर कार्य करते हैं। उनका कुल संवेग तब तक स्थिर रहता है जब तक कि कोई कोई बाहरी बल लागू ना हो। इसलिए संवेग को ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 19। किसी वस्तु के ऊंचाई के गिरने पर किसी वस्तु के ऊंचाई के गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। चलिए अब इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर उसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्रमशः कम और बढ़ जाती है। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण होती है जबकि गतिज ऊर्जा उसकी गति के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 20वां। चलती चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो चलती लिफ्ट में व्यक्ति का भार नहीं बदलेगा। ऑप्शन सी चलती लिफ्ट में व्यक्ति का भार नहीं बदलेगा। चलिए अब इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इसमें से एक पिंड पृथ्वी पर हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि जी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। लिफ्ट में पिंड का भार अगर हम पॉइंट वाइज इसका देखें तो पहले जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में शिस्तर पिंड का भार बढ़ जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उसका भार बढ़ जाएगा। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में शिस्तर पिंड का भार घट जाता है। यानी कि अगर जब ऊपर जाती है तो बढ़ जाता है, जब लिफ्ट नीचे आती है तो भार घट जाता है। अब तीसरा पॉइंट हम देखें तो जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। यानी कि अगर लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो भार बढ़ेगा और त्वरण के साथ अगर नीचे आ रही है तो भार घटेगा। और अगर समान वेग से जा रही है उसमें त्वरण नहीं लग रहा है तो चाहे ऊपर जाती हो या नीचे आती हो तो भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा, अगर साधारण भाषा में कहें तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर निर्भर करती है? तो यह उसके तापमान पर निर्भर करती है। यानी कि पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके तापमान पर निर्भर करती है। चलिए अब इसका कुछ विश्लेषण देखें।
देखते हैं आंसर का। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है तथा उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी कि पदार्थ की प्रकृति क्या है और उसका तापमान क्या है, इस पर उसकी प्रतिरोधकता निर्भर करती है। जैसा कि हम आगे और विश्लेषण देखें, पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है P बराबर R A बटा I द्वारा ज्ञात की जाती है, जहां P प्रतिरोधकता है, R प्रतिरोध है, L लंबाई है और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है। प्रतिरोधकता एक पदार्थ का वह गुण है जो उसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और पदार्थ की प्रकृति से स्वतंत्र होता है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार मध्यमा और और की दिशाओं को निरूपित करती है तर्जनी अंगुलियां क्रमशः क्रमशः तो यह करती हैं धारा चुंबकीय क्षेत्र को। चलिए अब इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को निरूपित करती है दिशाओं को निरूपित करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है और अंगूठा बल की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 23वां, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी है? तो मनुष्य के लिए श्रव्य यानी कि जो ध्वनि मनुष्य सुन सके उसकी आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो यह होती है 16 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 16,000 से कम की ध्वनि 16 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होगी तो उसे मनुष्य सुन नहीं सकता है, लेकिन अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि होगी तो वह भी व्यक्ति सुन नहीं सकता है, वह बहरा हो जाएगा, इतनी तेज ध्वनि सुनने के बाद उसे सुनाई नहीं देगा। चलिए अब इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। मनुष्यों के लिए श्रव्य यानी कि सुनने वाली ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज 16 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आवृत्ति इकाई समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। श्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, क्योंकि ये मानव के कानों के प्रति संवेदनशील होती है। श्रव्य रेंज के नीचे आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक कहा जाता है, यानी कि जो श्रव्य ध्वनि है उसके नीचे यानी कि 16 हर्ट्ज से जो नीचे की ध्वनि है उन्हें इंफ्रासोनिक कहा जाता है और श्रव्य रेंज से ऊपर वाली यानी कि जिन ध्वनियों को हम सुन नहीं सकते हैं उससे ऊपर की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। तो इन दोनों पॉइंटों को भी आप याद रखें, यानी कि जो 16 हर्ट्ज से नीचे की जिन ध्वनियों को हम सुन नहीं सकते हैं उन्हें इंफ्रासोनिक कहते हैं और जो ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं उन्हें अल्ट्रासोनिक कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां, सामान्य नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होती है। जब यह नेत्र में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इसके निकट बिंदु पर केंद्रित होता है तो नेत्र लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो यह नेत्र लेंस की क्षमता होगी 44 डी यानी कि 44 डायोप्टर। ऑप्शन डी 44 डायोप्टर। डायोप्टर को डी से प्रदर्शित किया जाता है जो कि हमारी नेत्र की लेंस की क्षमता को मापता है। चलिए अब इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। नेत्र लेंस की क्षमता लगभग 44 डायोप्टर होती है। एक सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है और विशिष्ट दृष्टि का निकट बिंदु आंख के सामने लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। आंख का कॉर्निया लगभग लगभग 40 डायोप्टर की अभिसरण शक्ति प्रदान करता है और कॉर्निया के पीछे नेत्र लेंस की सबसे कम अभिसरण शक्ति लगभग 20 डायोप्टर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम 25वां देखते हैं।
आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है वह प्राकिरणन प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन बी। चलिए अब इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण आकाश का रंग नीला होता है। किसी विकिरण का अपने शैल रेखीय मार्ग से विचलित होना प्राकीर्णन कहलाता है। पारंपरिक उपयोग में इसमें परावर्तन के नियम द्वारा अनुमानित कोण से परावर्तित विकिरण का विचलन भी शामिल है। पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें और कण कण सभी दिशाओं में सूर्य के प्रकाश को बिखेरते हैं। नीला प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। यही कारण है कि हमें अधिकतर नीला आकाश दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायु युक्त वातावरण नहीं होता तो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं बिखरता। उस स्थिति में आकाश से कोई प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश नहीं करता और आकाश हमें हमें काला और अंधकारमय दिखाई देता। चलिए अगला क्वेश्चन 26वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां। मेथिल एथिल कीटोन कीटोन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मेथिल एथिल कीटोन को ब्यूटेनॉन नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी। ब्यूटेनॉन नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर का कोई भी विश्लेषण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां। किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? तो अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य होता है रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ऑप्शन सी। रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। चलिए तो यहाँ तो इसके आंसर का विश्लेषण नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं। एक हानिक उत्प्रेरक होते हैं, एक लाभदायक उत्प्रेरक होते हैं। तो जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसे लाभदायक उत्प्रेरक कहते हैं, और जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को सॉरी उत्प्रेरक अभिक्रिया को परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक एक जो अभिक्रिया को बढ़ा देता है और अभिक्रिया को घटा भी सकता है कोई उत्प्रेरक। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ट्रिटियम यह समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स हैं। अब यह किसके समस्थानिक हैं? तो यह तो आप सभी जानते होंगे कि यह हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो चलिए इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानिक हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग-अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कि प्रश्नगत यानी कि प्रश्न में दिया गया है कि तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, जिसमें ट्रिटियम एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ट्रिटियम यानी कि यह तीनों हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं। लेकिन इसका इसका जो तीसरा समस्थानिक है ट्रिटियम में यह रेडियो एक्टिव होता है। अब ये समझिए आप कि कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिव क्यों होता है? तो जिसमें जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, वह 1.5 गुना से ज़्यादा होती है, वह पदार्थ रेडियोएक्टिव हो जाता है। जैसा कि ट्रिटियम जो हाइड्रोजन का ट्रिटियम है, उसका परमाणु भार है ये तो हो गया परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक जैसा कि मैंने बताया कि परमाणु क्रमांक तो तीनों का एक ही रहता है, लेकिन परमाणु भार अलग होता है। तो जो प्रोटियम है, उसका परमाणु भार भी एक होता है और परमाणु क्रमांक भी एक होता है। जो प्रोटियम होता है जिससे जल बनता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार 2 होता है। जबकि ट्रिटियम का परमाणु क्रमांक तो 1 ही होता है, परमाणु क्रमांक तो 1 ही होता है जो समस्थानिक होते हैं। तो जो ट्रिटियम का परमाणु भार होता है वह 3 होता है। अब इसमें से अगर हम जैसे परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं, जबकि परमाणु भार प्रोटॉनों प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मिलाकर परमाणु भार बनता है। तो इसी से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो यह तो रेडियो एक्टिव हो ही नहीं सकता है। जैसे यहाँ पर एक
एक प्रोटॉन है और एक ही 2 न्यूट्रॉन हैं। तो यह डेढ़ गुना से ज़्यादा नहीं है, तो यह भी रेडियो एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोटॉनों की संख्या 1 है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या हम देखें तो यहाँ पर अगर 3 में से 1 घटाएँगे तो 2 निकलेगा, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से जस्ट डबल है। लेकिन जबकि रेडियो एक्टिव होने का मुख्य कारण है कि किसी भी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या से न्यूट्रॉनों की संख्या डेढ़ गुना या डेढ़ गुना से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यह तो दुगनी है। इसलिए इसलिए ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। जबकि जिससे हमारा पानी बनता है, हम 2 में से 1 घटाएँगे तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 निकलेगी, यानी कि 1 ही प्रोटॉन और 1 ही न्यूट्रॉन, तो यह भी रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो जैसा कि मैं मुझे आशा है कि आपको रेडियो एक्टिव पदार्थ का होने का जो विश्लेषण है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां। रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका गुण है? किसका गुण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए। ए यानी कि नाभिक। नाभिक के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नाभिक है उसके अंदर ही न्यूट्रॉन होते हैं। उस पर कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर, लेकिन सबसे भारी वही होता है। तो कोई भी पदार्थ नाभिक के कारण रेडियो एक्टिव होता है। ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, तो उससे आप कोई दिक्कत ना लें। चलिए अब इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय प्रक्रिया है, जिसमें भारी नाभिक क्षय द्वारा हल्के नाभिकों में परिवर्तित होते रहते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज 1896 में हेनरी बेकुरल ने की थी। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। अगर क्वेश्चन आता है कि रेडियो सक्रियता की प्राकृतिक रूप से किसने खोज की थी? तो वह वहाँ पर आप आंसर लगाएँगे हेनरी बेकुरल। यानी कि जो हेनरी बेकुरल ने की थी, वह 1896 में प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो वह की थी मैडम क्यूरी ने। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज़ ना हों। प्राकृतिक प्राकृतिक और आर्टिफिशियल। प्राकृतिक होता है जो पृथ्वी पर पहले से ही उपलब्ध होते हैं। तो उन पदार्थों की रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। लेकिन जो आर्टिफिशियल होते हैं यानी मानव द्वारा बनाए गए, तो उन पदार्थों की रेडियो एक्टिविटा की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज़ ना हों। चलिए अगला क्वेश्चन है 30वां। निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व सामान्यतः रेडियो रेडियो नहीं है? तो इसमें जो जर्मेनियम है वह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बाकी थोरियम रेडियो एक्टिव तत्व है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है और प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव तत्व है। इसलिए ही इन तीनों पदार्थों का परमाणु बम में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो परमाणु बम होता है उसमें रेडियो एक्टिव तत्वों का प्रयोग किया जाता है। जो जो मानव जाति के लिए बहुत ही मानव जाति अगर कहें तो पूरी प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। चलिए अगला, तो हम इसके पहले कुछ आंसर का भी विश्लेषण करते हैं। जर्मेनियम रेडियो सक्रिय नहीं है। रेडियो सक्रिय ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं ही ऊर्जा निकालते हों, विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहते हैं, जैसे थोरियम, पोलोनियम और प्लूटोनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। पेप्टिन जो फलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है, मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई से बना होता है? तो यह बना होता है ऑप्शन बी गिलैक्टोरोनिक अम्ल से। ऑप्शन बी गिलैक्टोरोनिक अम्ल से। इसके उत्तर का कोई विश्लेषण नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां। माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगाया जाता है? तो माचिस की तीली के सिरे पर लाल फास्फोरस लगाया जाता है। ऑप्शन ए लाल फास्फोरस लगाया जाता है। चलिए इसके आंसर का विश्लेषण देखते हैं। माचिस की तीली के सिरे पर लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है क्योंकि इसका इग्निशन ताप कम होता है, यानी कि यह थोड़े से में ही जल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33वां। निम्नलिखित में से कौन-सा डेड प्लास्टिक है? डेड प्लास्टिक है। तो इन चारों ऑप्शन में जो डेड प्लास्टिक है वह है बेकेलाइट, यानी कि बेकेलाइट एक डेड प्लास्टिक है। अब आप ये सोचिए कि बेकेलाइट का प्रयोग
कहाँ किया जाता है, तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि दृढ़ प्लास्टिक ये क्यों होता है। कभी आपने अगर कुकर देखा हो तो कुकर के जो पीछे पकड़ने वाला वो काला हिस्सा लगा होता है और आगे से पकड़ने वाला जो काला हिस्सा लगा होता है कुकर में, वह प्लास्टिक होता है और प्लास्टिक में भी दृढ़ प्लास्टिक होता है, जो कि गर्म नहीं होता है। वह बेकिलाइट का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसके कुछ आंसर का भी विश्लेषण देखते हैं। बेकिलाइट दृढ़ प्लास्टिक है। इसे 1907 में न्यूयॉर्क के यंगकर्स विश्वविद्यालय के अमेरिकी रसायनज्ञ लियो वेकलैंड द्वारा विकसित किया गया था। इसलिए ही इसे बेकिलाइट कहते हैं। सॉरी, ये तो मैंने ऐसे ही बताया है, लेकिन इसी इसी के इन्हीं जो रासायनिक वैज्ञानिक थे लियो बेकलैंड, इन्हीं के नाम पर जहां तक क्या इसी के कारण इसका नाम बेकेलाइट पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वां। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक एक बेंजीनोइड है? बेंजीनोइड है तो ऑप्शन सी प्रोपेन। प्रोपेन कार्बनिक यौगिक एक बेंजीनोइड यौगिक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35वां। नीचे दिए गए समूह में उसे चुने जो अन्य से समान नहीं है। अन्य से समान नहीं है। छिपकली, सांप, मगरमच्छ, सरीसृप। तो यहाँ पर सरीसृप यह तीनों के समान नहीं है। ऑप्शन डी, यह तीनों के समान नहीं है। चलिए अब इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। सांप, छिपकली तथा मगरमच्छ मगरमच्छ सरीसृप समूह के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अतः चारों विकल्पों में सरीसृप भिन्न है। सरीसृप भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36वां। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? क्या है? तो जीव विज्ञान में स्पंज एक पशु है। ऑप्शन डी। चलिए इसके आंसर का भी विश्लेषण करते हैं। जीव विज्ञान में स्पंज एक पशु है। स्पंज एक अमेरुदंडी पेरिफेरा संघ यानी कि छिद्र युक्त जीवधारी का समुद्री जीव है। ये जंतु जल ये जंतु चल नहीं सकते, केवल अपने आकार से चिपके रहते हैं। ये लाल, हरे आदि कई रंगों में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37वां। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार प्रकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। मेद एक स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। चलिए अब इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। मेद मेद स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। स्टेम सेल मुख्यतः अविभाजित कोशिकाएं हैं। अन्य विशिष्ट तरह की कोशिकाओं में भेद करने करने में सहायक होती हैं। स्टेम सेल नई कोशिकाओं को बनाने में सहायक हैं। किसी स्टेम सेल की उत्पत्ति या तो ये एडल्ट टिश्यू अथवा जाइगोट युग्मनज के विभक्त होने से बनता है। इसी आधार पर इनकी संरचना भी होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में संख्याओं का विकास किसी एडल्ट स्टेम सेल की संख्या से बहुत अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 38वां देखते हैं। हमारा 38वां क्वेश्चन है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं, यानी कि इन लवकों में कोई भी रंग नहीं होता है। यह ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। चलिए अब इसका कुछ आंसर का विश्लेषण भी करते हैं। रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं और इस प्रकार पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंग हैं। प्रकाश संश्लेषण रंजकों की कमी के कारण ल्यूकोप्लास्ट पौधों के गैर प्रकाश संश्लेषक ऊतकों जैसे जड़ों, बल्बों और बीजों में स्थित होते हैं। यह एक प्रकार के प्लास्टिड होते हैं जो सेलुलर ऑर्गेनल हैं, जो विशेष रूप से पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये रंगहीन होते हैं, यानी उनमें कोई रंग द्रव्य नहीं होता है, इसलिए इन्हें ल्यूकोप्लास्ट नाम दिया गया है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप सोचिए कि पहले किताबों से एक-एक क्वेश्चन को छाँटना, उसके बाद उनको टाइप करना और साथ में उनके विश्लेषण को भी टाइप करना, कितनी मेहनत मिलती है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा और नई-नई किताबों से क्वेश्चन छाँट के आप लोगों को मुख्य-मुख्य क्वेश्चन जो बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेकर ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैं प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर उपलब्ध करवाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में जो घंटी का निशान होता है उसको ऑल पर क्लिक कर लें जिससे मैं रोज़ रोज़ एक नए प्रैक्टिस सेट को डालूँ तो उसका सीधा नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें और अगर साथ में आपके कोई रिलेटिव भी वर्ग 3 का फॉर्म भरे हुए हैं तो उनके पास भी यह प्रैक्टिस सेट आप शेयर कर सकती हैं और साथ में मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 8वीं से 11वीं तक की साइंस को भी इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता हूँ। तो अगर आपके घर में कोई बच्चे या रिलेटिव में कोई बच्चे 8वीं से लेकर 12वीं के साइंस बैकग्राउंड से पढ़ते हों, तो आप लोग उनको भी मेरे इस यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन से जोड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39वाँ। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो दंत क्षय के परिणाम स्वरूप ऑप्शन ए कोमल कोमल दंत वल्क होता है। ऑप्शन ए कोमल दंत वल्क होता है। ऑप्शन ए चलिए अब इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंत वल्क होता है। दंत क्षय एक बीमारी है जिसमें जीवाणुक प्रक्रियाएं दांत की सख्त संरचना को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। दंत क्षय दो जीवाणुओं के कारण होता है जिसमें स्ट्रेप्टोकॉक्स म्यूटान्स और लैक्टोबैसिलस शामिल हैं। दंत क्षय अम्ल उत्पन्न करने वाले एक विशिष्ट प्रकार के जीवाणुओं के कारण होता है जो कि किण्वन योग्य कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सुक्रोज फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की उपस्थिति में दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं तो इसे इसे कहते हैं रसवेदी अभिग्राहक। रसवेदी अभिग्राहक चलिए इसके आंसर का विश्लेषण भी करते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। रसवेदी अभिग्राहक मुंह की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। जीभ के किनारे तीखे के प्रति जीभ का मध्य भाग कड़वे और लवड़िये के प्रति तथा जीभ का पश्च भाग मीठे के प्रति संवेदनशील होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां। एक कांड्रा टेंडम किससे बनाया गया है? तो एक कांड्रा टेंडम केवल कोलेजन फाइबर से बना होता है। ऑप्शन सी कोलेजन फाइबर से बना होता है। चलिए अब इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। कांड्रा टेंडम मुख्य रूप से कोलेजन फाइबर से बने घने रेशेदार संयोजी ऊतक फाइबर से बना होता है। प्राथमिक कोलेजन फाइबर जो कोलेजन तंतुओं के गुच्छों से बना होता है। कोलेजन तंतु एक कांड्रा की बुनियादी इकाइयां होती हैं। कांड्रा टेंडन कंकाल की मांसपेशियों हिंदी में कांड्रा कहते हैं, इंग्लिश में टेंडम कहते हैं। कंकाल की मांसपेशियों के अंत में होते हैं जो उन्हें हड्डियों से मजबूती से जोड़ने का काम करते हैं। यह सफेद रेशेदार ऊतक एक संशोधन है। कांड्रा को स्नायु भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां। दोस्तों जब मैं इस प्रैक्टिस सेट में मैं जो प्रश्न का आंसर होता है उसका विश्लेषण करके बताता हूँ इसलिए वीडियो बहुत लंबी जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं विश्लेषण ना करूं तो उसमें वीडियो छोटी जाएगी तो आप लोगों की जो इच्छा होगी आप लोगों के अनुसार मैं चलूंगा। तो आप लोग जो चाहते हो अगर आपको सही लगता है कि क्योंकि मेरे हिसाब से तो सही यही है क्योंकि इसमें मैं सभी को विश्लेषण करके बताता हूँ तो एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी बनती है तो आप लोग बता दें मुझे कमेंट्स करके तो मैं विश्लेषण नहीं करूंगा, खाली क्वेश्चन और आंसर दूंगा। आप लोगों की जो सहूलियत हो उसी हिसाब से मैं ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा तो आप लोग कमेंट्स में बता देना। और अगर सेपरेट किसी एक सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसे भी आप कमेंट्स करके बता दें तो मैं उसे एक सेपरेट सब्जेक्ट पर भी आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट
उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां। निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा है? तो ऑप्शन बी ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। यहाँ पर भी थोड़े से ऑप्शन गड़बड़ हो गए हैं, तो लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि आप लोगों को ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को तो आंसर पे ध्यान देना है कि आंसर क्या है। क्योंकि एग्जाम्स में जब एक क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन हो सकता है एग्जाम्स में और कहीं दिया हो, तो आप लोग ऑप्शन कभी भी याद ना रखें, आप लोग तो सीधा आंसर याद रखें। तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। चलिए अब इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट्स वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसैकेराइड्स, ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, सॉरी, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, यह सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका जलीय अपघटन संभव नहीं होता है, ये जल में विलेय होते हैं। उदाहरण पेप्टोज, हेक्सोज, ग्लूकोज आदि मोनोसैकेराइड हैं। दूसरा ओलिगोसैकेराइड, ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड के संगठन से बनते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। ये ओलिगोसैकेराइड हैं, यानी कि ये भी कम से कम 2 से लेकर 10 है, जब मोनोसैकेराइड को हम मिला देंगे तब वह बनेगा ओलिगोसैकेराइड। चलिए अब तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड, ये 10 से लेकर 1000 अथवा उससे अधिक मोनोसैकेराइड से बनते हैं। ये पानी में आविलेय हैं, यानी कि यह पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज जिससे हमारी लकड़ी बनी होती है, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन जिससे मछली के ऊपर की बाहरी परत बनी होती है आदि पॉलीसैकेराइड हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि पॉलीसैकेराइड हम नहीं पचा सकते हैं, जबकि इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। जैसे सेल्यूलोज जिसकी लकड़ी बनी होती है, तो वह जानवर खाते हैं, तो जानवरों को ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो देखना आप उनका शरीर कितना भारी होता है और ताकतवर होते हैं। लेकिन ये सेल्यूलोज हम लोग जो मनुष्य हैं वह नहीं पचा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43वां। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सी है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, यह वनों की कटाई से संबंधित नहीं है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, यह वनों की कटाई से संबंधित नहीं है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 44वां। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ऑप्शन बी। चलिए इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि वृद्धि होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां, और हमारी साइंस यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 45वां। क्योटो प्रोटोकॉल्स नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है ऑप्शन डी परफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी परफ्लोरोकार्बन। चलिए इसके आंसर का कुछ विश्लेषण भी करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन, सीएफसी इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें हैं तथा ये ऊष्मा को रोककर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण को गर्म करती हैं। तो चलिए हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि अगर सिलेबस अनुसार 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन विज्ञान के, तो हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 से सामाजिक विज्ञान, यानी कि 20 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के जो कि एग्जाम्स में 20 नंबर के आएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 46 से हमारी सामाजिक विज्ञान स्टार्ट हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 46वां। महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण निर्माण पल्लव
पल्लव राजवंश ने करवाया था। ऑप्शन डी पल्लव राजवंश ने करवाया था। क्वेश्चन 47, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया। चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी, जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी। तो वह मुगल शासक था औरंगजेब। ऑप्शन बी औरंगजेब। चलिए अब इसके आंसर का कुछ विश्लेषण करते हैं। मुगल शासक अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ना कि बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो मनसबदारी प्रथा लागू की थी वह अकबर ने की थी। चलिए अब इसका विश्लेषण करते हैं। मुगल शासक अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी, जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी बन गई थी। मनसबदार उस व्यक्ति को कहते थे जिसकी मनसब निर्धारित की गई होती थी। यह प्रायः किसी क्षेत्रीय शासक का ओहदा होता था, जिससे उसकी पदानुक्रम स्थिति स्पष्ट होती थी। प्रायः मुगलों की सैनिक भर्ती वंश के आधार पर ही की जाती थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वां, यानी कि 49। उस स्थान का नाम बताइए जहां पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह के निशान के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीयों द्वारा स्वतंत्र समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो वह थी सतारा। ऑप्शन बी। वह जगह थी सतारा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, रेंगुर। रेंगुर किसका नाम है? तो रेंगुर काली मिट्टी का नाम है। ऑप्शन सी। रेंगुर काली मिट्टी का नाम है, यानी कि काली मिट्टी को रेंगुर भी कहते हैं। चलिए इसके आंसर का कुछ विश्लेषण करते हैं। काली मिट्टी को ही अलग अलग स्थानों पर रेंगुर, रेगड़ या काली कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली यह मिट्टी भारत में दक्कन ट्रैप में पाई जाती है तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51वां। भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन ए ओडिशा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 52, यानी कि 52। सूर्य का प्रकाश लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो सूर्य का लगभग 70% भाग कार्बन का बना होता है। ऑप्शन सी कार्बन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 53, जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह नदी निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य लैंडस्केप बनाने में सक्षम होती है? तो यह एक विसर्ग बनाने में सक्षम होती है, यानी कि विसर्प भूदृश्य बनाने में सक्षम होती है। अब इसके कुछ आंसर का विश्लेषण भी करते हैं। मध्य मार्ग चरण में नदी मैदानों में प्रवेश करती है और ढलान कम हो जाती है। नदी की ऊर्जा अभी भी पर्याप्त होती है, लेकिन यह किनारे के कटाव लेटरल इरोजन इरोजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। इसी चरण में नदी विसर्ग मींडर्स बनाना शुरू करती है, जो नदी के मोड़ या घुमाव होते हैं। साथ ही कुछ हद तक जलोढ़, पंखे और बाढ़ के मैदान भी बनने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? 21 में 21 का क्या अर्थ है? तो इसमें है 21 में 21 का अर्थ है 21वीं सदी। ऑप्शन सी 21वीं सदी। अब इसके कुछ आंसर का विश्लेषण करते हैं।
तो पृथ्वी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का अर्थ है 21वीं सदी है। पृथ्वी सम्मेलन का प्रारंभ 172 देशों के द्वारा रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य विषय धारणीय विषय था, अर्थात अगली पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। इसका आयोजन वर्ष 2021 में नई दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, प्रभु सत्ता के बहु सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है? तो इसमें राज्य पर दो जोर दिया गया है। ऑप्शन ए राज्य पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, जब 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही कथन है वह है ऑप्शन बी, वह है ऑप्शन बी, यानी कि भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तत्व को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो चलिए इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं। विशेष बहुमत द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संशोधित किया जा सकता है। विशेष बहुमत का अर्थ है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत है। 2/3 बहुमत भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। क्वेश्चन नंबर 59, अर्थव्यवस्था में बाजार गतिविधियों में डॉट 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 सम्मिलित है। तो वह है वेतन या लाभ के लिए की गई गतिविधियां। ऑप्शन सी, वेतन या लाभ के लिए की गई गतिविधियां। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संबंध में नगद आरक्षित अनुपात किसके द्वारा तय किया जाता है? तो यह तय किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय 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 पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अंतरराष्ट्रीय बैंक या विश्व बैंक भी कहा जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सी फांसीवादी का तत्व नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी, पूंजीवाद का विरोध करना फांसीवादी का तत्व नहीं है। चलिए अब इसके कुछ आंसर का विश्लेषण भी करते हैं। उत्तर, फांसीवाद और विशेषतया नाजीवाद जो कि फांसीवाद का ही एक रूप है, जातीय पवित्रता और नस्ल की श्रेष्ठता के सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व देता है। फांसीवाद पूंजीवाद का मित्र है। वह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर आधारित अर्थव्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। उसके अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उचित है क्योंकि इससे आर्थिक उत्पादन की क्षमता बढ़ती है और समस्त राष्ट्र का कल्याण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 यानी कि 63, द टीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है जॉन लोक द्वारा। ऑप्शन ए, जॉन लोक द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, रूसी क्रांति के बाद कई देशों में साम्यवादी पार्टियों का गठन हुआ। उस पार्टी का नाम बताइए जिसकी स्थापना ब्रिटेन में हुई थी। तो जिस पार्टी की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी वह थी ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65,
स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो यह की ऑप्शन बी बुनाई में। ऑप्शन बी बुनाई प्रक्रिया में वृद्धि की, यानी कि स्पिनिंग जेनी ने बुनाई प्रक्रिया में वृद्धि की। ऑप्शन बी। चलिए, तो हमारी 20 नंबर की सामाजिक विज्ञान भी खत्म हो गई है। इस प्रकार से हमारे 15 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की विज्ञान, 45 और 20 नंबर की सामाजिक विज्ञान, इस प्रकार हमारे 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, अब जो हमारी 15 नंबर की द्वितीय भाषा इंग्लिश आनी है, उसको हम देखते हैं। यह भी 15 नंबर की आएगी। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 66 से हमारी इंग्लिश प्रारंभ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 66। सिलेक्ट सिलेक्ट द मोस्ट appropriate option that can substitute the underlined bracketed segment in the given sentence. I am going to Mumbai next week. A friend of myself has invited me her wedding. तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, फ्रेंड ऑफ माइन। इसके आंसर का विश्लेषण हम देखें तो रेखांकित वाक्यांश फ्रेंड ऑफ माई सेल्फ की जगह फ्रेंड ऑफ माइन का प्रयोग होगा। ए आ फ्रेंड ऑफ माइन का आशय है मेरे कई मित्रों से एक मित्र, जबकि उसमें जो सेंटेंस में प्रयोग किया गया है वह किया गया है फ्रेंड ऑफ माई सेल्फ, जो कि गलत है। उस शब्द की जगह होना था प्रयोग फ्रेंड ऑफ माइन। चलिए, अब कुछ क्वेश्चनों के डायरेक्शन भी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 टू 73, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 67, schools schools will restart physical classes partially and states have their own conditions and procedures of ensure the safety of students। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, डिवाइसेड। ऑप्शन डी, डिवाइसेड, यानी कि स्टेट्स हैव डिवाइसेड देयर ओवन कंडीशंस। या तो यहाँ पर जो खाली स्थान में आएगा वह आएगा डिवाइसेस। तो इसका कुछ हम विश्लेषण भी पढ़ते हैं। रिक्त स्थान में डिवाइसेस वर्ब, यहाँ पर भी लिखा है तो इसका मतलब होगा वर्ब। वर्ब का प्रयोग उचित है। डिवाइस का अर्थ है एक विचार, योजना बनाना। तो यहाँ पर होगा डिवाइसेड। क्वेश्चन नंबर 68, we should not mix with those people who have a रेप्यूटेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अनसेव्योरी। ऑप्शन ए, अनसेवेरी। ऑप्शन ए। इसका आंसर का जो विश्लेषण है वह रिक्त स्थान में वर्ड है। रिक्त स्थान में उचित वर्ड है वह है अनस्योरी, जो कि एडजेक्टिव है। अनप्लेसेंट और ऑफेंसिव, नॉट कंडीसरेड, मोरली एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा अनसेवरी। क्वेश्चन नंबर 69, विशाल इज गोइंग टू रीड दी स्टोरी तो विशाल इज गोइंग टू रीड दी स्टोरी अलाउड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, अलाउड। ऑप्शन ए। चलिए, इसके आंसर का विश्लेषण भी देखते हैं। ऑप्शन ए, रिक्त स्थान में अलाउड आएगा, जो कि एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव वर्ब है का प्रयोग होगा, क्योंकि यह रीड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अलाउड एडजेक्टिव वर्ब सामान्य स्वर में, जिसे अन्य लोग आसानी से सुन सकें। क्वेश्चन नंबर 70, हैज सीन दी बुक, was reading, I have pace to read to finish the book, have time now to read। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि सही आंसर होगा वह होगा यानी, आफेव और सम। यानी कि पहले खाली स्थान में यानी वन आएगा, दूसरे में आफेव आएगा और तीसरे में सम आएगा। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन
वी। चलिए इसके आंसर का विश्लेषण भी करते हैं। रिक्त स्थानों में यनी वन, अफेव तथा सम का प्रयोग होगा। यनी वन, यनी वन, यनी वडी, अफेव आ स्मॉल नंबर ऑफ सम, अतः विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 71। ऐसे क्वेश्चन नंबर 71। दीपक एग्रीड डॉट 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 ऑल माई व्यूज व्यूज व्हाट हिज पेरेंट्स डिड नॉट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि टू। तो दीपक एग्रीड टू ऑल माई व्यूज बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर का विश्लेषण है, दी ब्लैंक शुड बी एप्रियोटली फिल्ड बाय टू, फिल्ड बाय टू टू। क्वेश्चन नंबर 72। 72। यू कैन नॉट, यू कैन नॉट join us, join us a teacher dot 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 you sign a contact, sign a contact। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? तो इस खाली स्थान में आएगा ऑप्शन सी, यानी कि इफ you cannot join us a teacher if you sign a contract। ऑप्शन सी। इसके आंसर का विश्लेषण हम देखें तो सी, रिक्त स्थान में अनलेस का प्रयोग होगा। अनलेस का तात्पर्य है इफ डॉट 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 नॉट एक्सेप्ट इफ, अर्थात यदि नहीं, जब तक नहीं, जब तक, अतः विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 73। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given ground of word. Underlined word. Hundreds, hundreds of people were removed from a place. Why the government recently due to a war-like situation? सिचुएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, इवा इवाक्यूटेड। ऑप्शन ए, इवैक्यूटेड। ऑप्शन ए। तो इसकी अगर हम आंसर का विश्लेषण करें तो वह होगा रेखांकित वाक्यांश के लिए सही वन वर्ड है इवैक्यूटेड। लोगों को खतरनाक स्थान से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना, इसे इवाक्यूटेड कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74। विच वन among among the given is the correct transformation from affirmative to negative sentence? Everybody came to the party hosted by yes। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि nobody missed the party hosted by yes। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, nobody missed the party hosted by yes। क्वेश्चन नंबर 75। which set of bird is the example of noun? तो इसमें नाउन का एग्जाम्पल होगा मोबाइल, विलेज और हॉनेस्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, अब कुछ डायरेक्शंस पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 to 80। 80। Read the passage given below and answer the questions that follow। यानी कि यहाँ पर जो जो काव्यांश दिया गया है या गद्यांश दिया गया है उसको पढ़ना है, उसके बाद 76 से 80 तक इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो दी The nature of water will be gamble, resting entirely on the way we decide to play the game here। Either we continue to us water irresponsibly threatening the very existence of this planet, or we adopt sustainable and smart water management practices to build water secure future। Why uh, 250 India's total water demand will increase by 82% from now। तो आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं
तो आप वीडियो को पॉज़ करके या वीडियो को रोक-रोक कर इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं पढ़ूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक-रोक कर पढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। 76 वाला क्वेश्चन है हमारा, जो व्हाई है द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर स्कार्सिटी इन फ्यूचर कैन नॉट बी डील्ड विथ बाय कंपनीज कंपनीज थ्रो तो इसका जो राइट आंसर होगा बाय होगा ऑप्शन बी, डिस्कवरिंग अ विजुअल सब्स्टिट्यूट फॉर वाटर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, which one of the following words is most similar in meaning to the word threatening us used the passage। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मीनिंग, ऑप्शन ए, मीनिंग। अगर हम इसके विश्लेषण के बारे में बात करें तो थ्रेस्टिंग एडजेक्टिव है, भय सूचक डराने वाला के लिए सही synonyms है मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 78, which one of the following words is most opposite to the meaning of the word increase as used in the passage। तो इसका राइट आंसर है वह है डिसक्रीस, ऑप्शन डी, डिसक्रीस। तो आंसर का विश्लेषण देखें तो डी, डिसक्रीस विस्तार वृद्धि का सही कप भी एंटीनोम्स डिस्क्रिप्ट यानी कि एन नाउन कमी न्यूनता होगा। क्वेश्चन नंबर 79, आइडेंटिफाई द क्लाउज इन द अंडरलाइंस पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही ब्रीथेड हिज लास्ट इन द विलेज वेयर ही वाज बोर्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज। आंसर का अगर हम विश्लेषण देखें तो एडजेक्टिव क्लाउज यह एक डिपेंडेंट क्लाउज होता है जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि इंग्लिश का हमारा अंतिम प्रश्न, ऑप्टिमिस्ट कैन नॉट पिन देयर होप फॉर बेटर वाटर मैनेजमेंट ऑन, फॉर वाटर मैनेजमेंट ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन थ्री, थ्रेटिंग सी वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ऑप्शन ऑप्शन सी। आंसर है ऑप्शन सी, थ्रेटिंग सी वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और 4 सब्जेक्ट भी कंप्लीट हुए। अब 80 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन हिंदी के, 30 क्वेश्चन विज्ञान के, तो 45, 20 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के तो 65 और 15 क्वेश्चन द्वितीय भाषा इंग्लिश के। तो इस प्रकार हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बिल्कुल मैं ये प्रैक्टिस सेट आपको जिस प्रकार से आपके एग्जाम्स होगा तो उसमें क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से ये मैंने प्रैक्टिस सेट किए हैं। तो चलिए अब हमारा अंतिम विषय गणित गणित की ओर बढ़ते हैं, जिसके भी 20 क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आएंगे। तो मैंने इस प्रैक्टिस सेट में भी गणित के भी 20 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए सब्जेक्ट गणित, क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक हमारी गणित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 81 यानी 81, एक गुब्बारा 200 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा रहा है। झील में मौजूद एक नाव में बैठा एक व्यक्ति इसे 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। 100 सेकंड बाद वह इसे 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ नाव की चाल होगी वह होगी ऑप्शन सी यानी कि 1.5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 1.5 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82, एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि इसके आधार से एक क्षैतिज रेखा में 10 मीटर दूर चलने से इसके ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए।
5√3 मीटर। ऑप्शन ए 5√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि 83। 4 cot स्क्वायर π/4 माइनस सेक स्क्वायर π/3 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस कोस स्क्वायर π/3। तो इसका जो राइट आंसर होगा माइनस वह होगा ऑप्शन 3/4। तो ऑप्शन सी 3/4। ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 3/4। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84 यानी कि 84। यदि 15 कॉट ये बराबर 8 हो तो सेक ए का मान होगा। तो यहाँ सेक ए का मान होगा वह होगा 17/8। ऑप्शन ए 17/8। ऑप्शन ए 17/8। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85। 32 पत्तों की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। दोनों पत्तों के हुक्म के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 52 पत्तों में 2 पत्तों में से हुक्म के का होने की प्रायिकता जो होगी वह होगी आंसर 1/17 प्रायिकता होगी। 1/17 यानी कि ऑप्शन डी 1/17 प्रायिकता होगी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86। एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है। निम्न क्रम HTT यानी कि हेड टेल टेल हेड टेल प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी हेड टेल प्राप्त करने की प्रायिकता होगी वह होगी 1/32। ऑप्शन ए 1/32। ऑप्शन ए 1/32। क्वेश्चन नंबर 87। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर 12 हो तो बहुलक और माध्यिका का अंतर होगा। तो वह होगा 24। ऑप्शन बी वह होगा 24। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88। यदि ए अनुपात बी कोष्टक में B+C बराबर 1/3 और C अनुपात A+B बराबर 5/7 है तो B अनुपात C+A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ C+A का मान होगा वह होगा 1/2। ऑप्शन बी 1/2। ऑप्शन बी 1/2। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89। तीन संख्याओं का योग 204 है। पहली संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो दूसरी संख्या होगी वह होगी 60। ऑप्शन सी वह होगी 60। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90। 3011 गुणे 3012 से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें से 3012 न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 3012। क्वेश्चन नंबर 91। यदि 3x + y = 81 और 81x - z = 3 है तो x का मान होगा यहाँ x का मान होगा 17/8। ऑप्शन सी 17/8। ऑप्शन सी x का मान होगा 17/8। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92। एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी। तो इन सीटों की भिन्न होगी जो वह होगी 9/10। ऑप्शन डी 9/10। ऑप्शन डी 9/10। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93 यानी कि 93। रेखा जो अक्षों पर समान अंत खंड काटती है तथा बिंदु -1 से होकर जाती है का समीकरण। तो इसका जो समीकरण होगा वह होगा x + y = 2। ऑप्शन सी x + y = 2। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94।
3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 अन्य गोलाकार गेंदें बनाई गई हैं। उनमें 2 गेंदों के व्यास क्रमशः 1.5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। तदनुसार तीसरी गेंद का व्यास कितना होगा? तो तीसरी जो गेंद का व्यास होगा वह होगा ऑप्शन डी 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 95। एक आयताकार पार्किंग स्थान को इसकी 3 भुजाओं को पेंटिंग करके चिन्हित किया जाता है। यदि पेंटिंग न की गई भुजा की लंबाई 9 फीट है और पेंटिंग की गई भुजा का योग 37 फीट है, तो पार्किंग स्थान का क्षेत्रफल वर्ग फुट में कितना होगा? तो यह वर्ग फुट में होगा 126 वर्ग फुट। ऑप्शन ए 126 वर्ग फुट। ऑप्शन ए। अब यहाँ मैंने गणित को विश्लेषण के लिए इसलिए नहीं रखा है क्योंकि क्योंकि मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर मैथ को भी विश्लेषण करके बताऊं। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको साथ साथ वहां पर गणित के क्वेश्चनों को भी साथ साथ में पूरे लगाकर जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका पूरा सॉल्व करके बताता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96। एक रेखा का अक्षों के बीच कटा हुआ भाग बिंदु 3, -2 पर समद्विभाजित होता है। रेखा का समीकरण है। तो रेखा का समीकरण है 2x-3y बराबर 12। 2x-3y बराबर 12। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97 यानी कि 97। यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक समान हो तो यह त्रिकोण क्या कहलाएगा? तो यह त्रिकोण कहलाएगा समभुज समबाहु। ऑप्शन ए समभुज समबाहु। ऑप्शन ए समभुज समबाहु। क्वेश्चन नंबर 98 यानी कि 98। एक 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, वह संख्या क्या है? तो वह संख्या है 62। ऑप्शन डी। वह संख्या है 62। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99। दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा 24 है। ऑप्शन बी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा 24। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100। और आज के हमारे इस वर्ग 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर पहले का अंतिम प्रश्न। मान लिया जाए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है तो संख्या n के अंकों का योग ज्ञात करें। तो n के अंकों का योग होगा ऑप्शन बी यानी कि 5। ऑप्शन बी। इस प्रकार से हमने एमपी टेट वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा होने वाली है उसका नए सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट नंबर पहला कंप्लीट किया। जिस प्रकार से हमारा वर्ग 3 की चयन परीक्षा का नया सिलेबस था उसी अनुसार मैंने ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।